हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपके अपने चैनल मैथ वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। तो अब खूबसूरत से अपने नोटबुक में हेडिंग लगा लें, द्विघात समीकरण। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अब एक्सरसाइज 4.1 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण जो हम लोग लिखते हैं उसमें द्विघात शब्द का अर्थ क्या होता है। द्विघात शब्द का अर्थ होता है दो जिसका घात हो। ठीक है, दो जिसका घात हो वो कहलाता है द्विघात। तो यह आप लोग ने जान लिया। अब आप सोचिएगा ये द्विघात समीकरण होता किस रूप का है। तो वो इस रूप का होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल 2x² + 3x + 1। आप इस टाइप के समीकरण बहुत जगह लिखे हुए देखे होंगे। तो यही है द्विघात समीकरण। या तो इस प्रकार का भी y² + 3 z² + 3। तो यह क्या हुआ, यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का जो घात है वो इस समीकरण में इसमें y का घात और इसमें z का घात कितना है, सब में 2 है। तो यह क्या हुआ, दो जिसका घात हो वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। तो यह क्या, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, मान के चलिए कि आप लोग को अगर कोई कह देगा जो कि इस समीकरण में x का घात कितना है, तो आप लोग कितना लिखिएगा। इस समीकरण में x का घात कितना है, 2 है। इस समीकरण में y का घात कितना है, तो वो कितना है, 2 है। और इस समीकरण में z का घात कितना है, तो वो कितना है, 2 है। तो सब में देखिए जो घात है x का, y का, z का, वो कितना है, 2 है। तो यह सब क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। अब देखिए द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या होता है, हम लोग इसको किस रूप में परिभाषित करते हैं द्विघात समीकरण को। तो देखिए द्विघात समीकरण का परिभाषा, द्विघात समीकरण का परिभाषा होता है यदि एक चर के किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए यदि एक चर के किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चर का, यहाँ पर दो चर का बात नहीं हो रहा, यहाँ पर केवल एक चर का बात हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए केवल एक चर है, यहाँ पर देखिए x है, केवल y है या केवल z है। यहाँ पर ये नहीं है कि एक समीकरण में हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं 2x² + y + 1, इस टाइप का नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप का है 2x² + 3x + 1। तो यहाँ पर देखिए केवल एक चर है, केवल एक चर x है। तो यहाँ पर इसी कारण से यदि एक चर के किसी बहुपद का घात 2 हो, घात जो है इस समीकरण का कितना है, 2 है, और केवल एक चर है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो आप लोग समझ गए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अब देखिए आगे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। इसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप। ठीक है, कई बुक में व्यापक रूप लिखा रहता है और कई बुक में मानक रूप लिखा रहता है। तो मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, यहाँ a b और c जो है वो वास्तविक संख्या रहती है। ठीक है, a b c क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। मतलब a b c माइनस में भी रह सकती है और प्लस में भी। तो क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए x² का गुणांक कितना है, 1, x का गुणांक कितना है, b, और c क्या है, यहाँ पे अचर पद है। और a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर a अगर 0 के बराबर हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग a बराबर 0 मान लिए, तो क्या होगा, देखिए 0 गुना x² + bx + c = 0। तो क्या हो गया, ये तो संपूर्ण 0 हो गया। तो बचा हम लोग के पास कितना, bx + c = 0। तो जब bx + c = 0 हो गया तो यहाँ पर देखिए घात जो है अब इस समीकरण का 2 नहीं रहा, घात क्या हो गया, 1 हो गया। तो यह द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो इसी कारण से यहाँ पर a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इतनी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब लोग जानेंगे कि मान के चलिए ये हम लोग समीकरण लिख दे। ठीक है, 2x² + 3x + 1।
आप लोगों को क्या लगता है हम लोग x का एक मान ले सकते हैं? नहीं, हम लोग x का अनगिनत मान ले सकते हैं। हम लोग x बराबर 1 ले सकते हैं, x बराबर -1 ले सकते हैं, x बराबर 0 ले सकते हैं। हम लोग x का कोई भी मान ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग इस समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x बराबर हम लोग मान लेते हैं कि z लेते हैं, ठीक है। इस समीकरण में हम लोग को x बराबर z रखने पे मान लेते हैं कि इस समीकरण का जो मान है वो हम लोग को y प्राप्त हुआ। तो हम लोग इस प्रकार से भी इस समीकरण को लिख सकते हैं, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर हम लोग x बराबर z इस समीकरण में ले, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर हम लोग z लेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर z रखने पे इस समीकरण का मान हमें y प्राप्त हुआ। तो हम लोग इस समीकरण को y बराबर ax² प्लस bx प्लस c भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ax² प्लस bx प्लस c का जो होता है अनगिनत मान होता है, ठीक है, विभिन्न वास्तविक मान होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये जो एक समीकरण है द्विघात समीकरण, इसका जरूरी नहीं है कि केवल एक ही मान हो। इसका अनगिनत वास्तविक मान हो सकते हैं, मतलब इसका जो मान निकलेगा हम लोग को, या हो सकता है वो प्लस में निकले या हो सकता है वो माइनस निकले, ठीक है। आप लोग इतनी बात समझ गए, तो इतनी ही बात काफ़ी है आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने के लिए। आप लोग आराम से एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो एक्सरसाइज 4.1 में या आपको सॉल्यूशन चाहिए एक्सरसाइज 4.1 का, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।